Good morning, students. So this is Vibha Parekh and your VP ma'am, and today we are going to discuss over a very important topic, which is nothing but how to learn chemistry. देखो chemistry पढ़ना है ना, बच्चों को बड़ा difficult task लगता है. जैसे ही वो 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं ना, तो उनको physics थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है. उनको लगता है कि हाँ यार ये तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है. बायोलॉजी के अगर आप स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी आपका इंटरेस्ट होता है तो आप उसको भी कहीं ना कहीं समझ लेते हो. मैथमेटिक्स बच्चों को पहले से ही जिनको पसंद होती है उनको पसंद होती है, जिनको डर होता है वो मैथमेटिक्स में जाते ही नहीं है. बात बचती है केमिस्ट्री की. जो आपको पसंद हो ना हो, आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे उसको लेना ही पड़ता है. और केमिस्ट्री कई बार बच्चों को बड़ी डिफिकल्टी होती है, उनको कंफ्यूजिंग सी लगती है, उनको समझ में ही नहीं आती, कंफ्यूजन में ही रहते हैं हमेशा. जब समझ में नहीं आती तो यार लिखोगे क्या, जब समझ में नहीं आएगी तो याद क्या रखोगे, है ना. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट ऑलमोस्ट एवरीवन फेस. अगर मैं सच बताऊं तो जब मैं भी अपने क्लास 10 से 11th में गई थी ना, मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स फॉर मी. मैं मेरी केमिस्ट्री के टीचर का दिमाग हमेशा खाती रहती थी, उनसे क्वेश्चंस पूछती रहती थी कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसके अंदर कि कौन सा पार्टिकल आ रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है, एक रिएजेंट यहाँ कुछ कर रहा है वहाँ कुछ कर रहा है. तो बहुत कन्फ्यूजन होती है. बट आपको ध्यान ये रखना है कि ये जितनी कंफ्यूजन है ना, दिस इज ऑल बिकॉज वी हैव आवर वीक फंडामेंटल्स. हमें एक्चुअली क्लास 10 तक बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है. तो जैसे ही हम 10 से 11th में आते हैं ना, केमिस्ट्री का एक सागर सा हमारे सामने आ जाता है और इस वजह से हम लोग उन चीज़ों को उतना ग्रैब नहीं कर पाते जितना कि हमारे पास में सिलेबस होता है. बट अब जो भी है यही हमारा सिलेबस है एंड वी हैव टू गो विद दिस. सो व्हाट वी कैन डू सो एज टू गेट अ इफेक्टिव लर्निंग फॉर द केमिस्ट्री सब्जेक्ट. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड बी talking over here. Okay, तो सबसे पहले let us say that don't take chemistry as a burden. Although आप लेते हो it as a burden, but still it is my request, please don't take it as a burden. Chemistry is fun and it has something for everyone. Basically क्या है, देखो बायोलॉजी आपको रिलेटेबल सी लगती है, फिजिक्स आपको रिलेटेबल सी लगती है क्योंकि आप जो भी डेली एक्टिविटीज करते हो ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं फिजिक्स आपको अप्लाई होती हुई दिखती है. प्रोजेक्टाइल मोशन आप उसको देखते हो कहीं पे कि जैसे हम बॉल फेंक रहे हैं, यस देयर इज सम प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है. लॉज ऑफ मोशंस जो हैं आप उनको अप्लाई कर सकते हो. इसी तरह से बायोलॉजी जो है ना वो नेचर में आपको होती हुई दिखती है. यू कैन सी द ग्रीन प्लांट्स. आप अज्यूम कर सकते हैं कि ओके ये फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा. बहुत सारी चीजें आप उनको रिलेट कर सकते हो, तो आपको क्या उनमें मजा आता है. मैथमेटिक्स तो ओरिजिनली बच्चों के साथ होता ही है. जिनको नेचुरली पसंद है उनको पसंद होती है, अदरवाइज जिनको नहीं है उनको कभी भी पसंद नहीं आती. ओके, बट अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री भी एक्चुअली तो रिलेटेबल सब्जेक्ट है. बट क्या है कि आप चीजों को इमेजिन नहीं कर पाते. आप इमेजिन नहीं कर पाते तो आप उसको एंजॉय नहीं करते, आप उसको एक फन के तौर पे नहीं लेते. ठीक है, जब भी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं ना तो वहां पे कुछ कलर्स में चेंजेस आते हैं जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत मजा आता है. लेकिन उन कलर के चेंजेस के पीछे जो आप टाइट्रेशन कर रहे हो, जो आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, उन सब का आप केमिस्ट्री रिलेट नहीं कर पाते उनके साथ. जब हम एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की बात करते हैं ना तो आपको समझ में तो आता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, बट आप उसको रिलेट नहीं कर पाते उनके एक्चुअल स्ट्रक्चर्स के साथ में, या फिर कह दो उनके एक्चुअल फॉर्म के साथ में. लेट्स से जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन दैट वी स्टडी इन द एरोमेटिक कंपाउंड्स वो बेंजीन से रिलेटेड होते हैं. बट एक्चुअली जब आप बेंजीन को देखते हो अपने प्रैक्टिकल लैब्स में तो वो आपको एक, ठीक है बेंजीन आपको रखा हुआ दिख रहा है एक ब्राउन कलर की ग्लास बॉटल के अंदर, बट आप समझ नहीं पाते कि ये जो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसमें ये हो क्या रहा है, कौन सा रिएजेंट आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा रिएक्टेंट आ रहा है, कब कौन सा सबस्ट्रेट ले रहे हैं, कभी ऐसे बिहेव कर रहा है, कभी वो वैसे बिहेव कर रहा है. तो आपको लगता है कि यार इसका तो कोई ना अपना कुछ फंडामेंटल्स ही नहीं है केमिस्ट्री के. केमिस्ट्री में कुछ भी होता है, केमिस्ट्री जो है फुल ऑफ एक्सेप्शंस है. ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस तो हर जगह होता है. ठीक है, तो इसको सिर्फ केमिस्ट्री के साथ में आप जोड़ के मत देखो. और दूसरी बात है, केमिस्ट्री में द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट थिंग अबाउट केमिस्ट्री में आपको कह सकती हूँ कि अगर आप इसके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे कमांड पा लेते हो ना, आफ्टर दैट केमिस्ट्री इज जस्ट अबाउट क्रिएटिविटी. आप उसको कितना क्रिएटिवली किसके साथ में जोड़ पाते हो, दैट इज द आर्ट बेसिकली. सो केमिस्ट्री इज एक्चुअली एन आर्ट. ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि ठीक है केमिस्ट्री को आर्ट के तौर पे लेने के लिए तो आपको काफी साल लगेंगे. जब आप केमिस्ट्री के साथ में 4-5 साल रहोगे ना, देन यू विल फील दैट हाउ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट केमिस्ट्री इज. लेकिन अभी तो आप 11th और 12th क्लास में हो,
आप 12th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या जस्ट अभी 11th क्लास में आए हो और अभी आपको केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लग रही है, तो फिलहाल आपको क्या करना चाहिए सो दैट कि आप केमिस्ट्री से एटलीस्ट कुछ अटैचमेंट फील कर सको. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं दैट यू ऑल नो, द फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल. ठीक है, तो पहली बात तो फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री देखो, अगर मैं ये कहूँ ना कि अगर आप ये कहते हो, जो मैंने लिखा है ना कि इट हैज समथिंग फॉर एवरीवन, सो यस आई मीन इट. अगर आप ये कहते हो ना कि मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद ही नहीं है जबकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, सो आई डोंट बिलीव दैट. हो सकता है कि आपको एक कोई पर्टिकुलर सेक्शन पसंद हो, आपको ऑर्गेनिक ज्यादा पसंद हो, फिजिकल कम पसंद हो, बट अगर आप ये कहते हो ना आपको एंटायर केमिस्ट्री पसंद नहीं है, आई डोंट बिलीव दिस. बिकॉज अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको मैथमेटिक्स में मजा आता है एंड फिजिक्स में भी मजा आता है, सो आई बिलीव दैट यू शुड ऑल्सो एंजॉय द फिजिकल केमिस्ट्री. बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में हम करते क्या है, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ थ्योरीज है जिनको समझते हैं एंड देन वी डू मोर एंड मोर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स. ठीक है, अगर आप फिजिक्स और मैथ्स को पसंद करते हो, सो यू शुड एक्चुअली ऑल्सो एंजॉय द फिजिकल केमिस्ट्री. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाते हो, तो उस केस में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद आनी चाहिए. क्लियर? अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि बेसिकली जो आर्टिस्टिक और इस तरह की चीज़ों में बिलीव करते हो, क्रिएटिविटी में बिलीव करते हो, चीज़ों को नया नया फॉर्म करने में बिलीव करते हो, कन्वर्जन्स को एंजॉय करते हो, सो इफ यू आर अ काइंड ऑफ आर्ट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, राइट, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई डोंट थिंक एनी ऑफ द रीजन दैट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं पसंद आती. फाइन. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि प्रैक्टिकल्स करने को बहुत एंजॉय करते हो, सो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल्स. जो भी आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हो, जो भी आप एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस कर रहे हो, जितना भी कुछ आप प्रैक्टिकल्स में कर रहे हो ना, दैट इज नथिंग बट यार एनालिटिकल केमिस्ट्री तो है. स्टीरियो केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑल दैट कम्स इनटू द एनालिटिकल केमिस्ट्री ओनली. ठीक है, तो ऐसा कहना कि आपको पूरी केमिस्ट्री पसंद नहीं है एंड यू आर अ साइंस स्टूडेंट, दैट वुड बी अ रॉन्ग थिंग. क्लियर? ओके, पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे हम इन चारों ही सेक्शंस की बात करें, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्शंस होते हैं दैट यू वुड हैव टू डील विद इफ यू आर गोइंग टू फेस अ केमिस्ट्री एग्जाम. तो बेसिकली केमिस्ट्री में ना 4 ही चीजें आपको देखनी पड़ती है, चाहे हम फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर एनालिटिकल की बात करें. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी हैव टू डील विद द थ्योरी. हमें थ्योरी के साथ में डील करना होता है, कुछ हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको कि हम डील करते हैं. ठीक है, दूसरी जो चीज होती है वो है हमारे केमिकल रिएक्शंस को हमें डील करना होता है. एंड आई होप जो लोग कहते हैं ना कि हमें केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, दे मीन द रिएक्शंस, उनको शायद रिएक्शन का पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है. द थर्ड वन इज हमें फॉर्मूला से डील करना होता है एंड द फाइनल वन इज न्यूमेरिकल्स. यार आप खुद सोच के देखो ना, यही तो होती हैं वो 4 चीजें जो कि आपको डील करनी होती है केमिस्ट्री के अंदर. एक थ्योरी होती है, एक रिएक्शन होती है, फॉर्मूला होती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं. अगर मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से आपको थ्योरी, रिएक्शन, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स को देखना है, किस तरह से, किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में आपको उनको स्टडी करना है, सो आई डोंट थिंक केमिस्ट्री वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट? ओके, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की. इससे पहले कि आप फॉर्मूलाज को याद करो, इससे पहले कि आप न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करो, इससे पहले कि आप रिएक्शंस को रटना स्टार्ट करो, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. थ्योरी अगर आप पढ़ो, ठीक है, थ्योरी का मतलब हो गया कि आप अपनी बुक लो, एंड आई ऑलवेज स्पेसिफाई, अगर बुक की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो विद द एनसीईआरटी. सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करो. पहली बार में आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी. एक तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत प्रिसाइज होती है, बहुत डिटेल में नहीं गिवन होता, कंसाइज होती है पर प्रिसाइज होती है, ये आपको ध्यान रखना है फॉर द एनसीईआरटी बुक. तो पहली बात तो आपको वो नहीं समझ में आएगी, केमिस्ट्री आप पहले से ही मान के बैठे हो आपको डिफिकल्ट लगती है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होगी. बट स्टिल एक नोवेल की तरह जस्ट उसको पढ़ना स्टार्ट करो, किसी भी चैप्टर को. एक है ना बहुत ही ब्लर टाइप की आप रीडिंग दो उसको, ठीक है. जब आप ब्लर्ड रीडिंग दोगे ना, तभी भी कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो कि आपके दिमाग में जाएंगी. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करो उससे पहले अपनी तरफ से पर्सनल आप रीडिंग करो, ठीक है. तो आप रीडिंग करो किसकी? एनसीईआरटी की. जब आप पहली बार पढ़ोगे ना आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब आप दूसरी बार पढ़ोगे ना आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और जब आप तीसरी बार पढ़ोगे ना आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको इतनी सारी चीजें समझ में आने लगेंगी ना केमिस्ट्री की, दैट यू वोंट बिलीव. और ये थ्योरी जो भी आप समझोगे दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल द 3 डिफरेंट पार्ट्स, जो कि न्यूमेरिकल होता है, फॉर्मूला होता है, रिएक्शंस होते हैं. ओके, सो दिस इज द मोस्ट एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इन
ऑर्डर टू लर्न केमिस्ट्री इन अ गुड वे। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम के लिए पास होने के लिए नहीं बता रही हूँ, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू थॉरली। ओके, देन सेकेंड वन इज अपने खुद के नोट्स बनाओ। चाहे कितने ही अवेलेबल हो नोट्स, वेबसाइट पे अलग अलग जगह पे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हो, लेकिन आप जहां से भी जिस भी मिसलेनियस मीडियम से या प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू पुट डाउन योर हैंड रिटन नोट्स। जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे ना, यू वोंट बी इमोशनली अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो इसलिए हमेशा एक हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उससे आपको चीजें याद होंगी, लंबे टाइम तक याद रहेंगी और आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। जो भी आपके क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं उनको हमेशा हाईलाइट करने की आदत डालो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप एग्जाम्स में जाते हो, जब आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी की पूरी एंटायर एनसीईआरटी को या जो भी बुक आप फॉलो करते हो उसको आपको पढ़ना हो, तो उस टाइम पे ये जो क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं ना, जिनको कि आपने हाईलाइट कर रखा है, वो आपके दिमाग में एक्चुअली क्लिक करते हैं। और जब भी आपको पेपर लिखना होता है, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम्स की अगर मैं टर्म्स में बात करूँ, आपको पेपर लिखना होता है, तो किसी भी एग्जामिनर को इंप्रेस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप चीज़ों को पॉइंट्स में लिखो। जब आप पॉइंट्स को हाईलाइट करते हो ना, तो उनको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना पड़ता आपके पूरे के पूरे पैराग्राफ को रीड करने के लिए, एंड दैट मोमेंट ओनली जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपसे इंप्रेस हो जाता है। ओके, सो ऑलवेज हाईलाइट अ क्रूशियल पॉइंट, दिस इज गोइंग टू हेल्प इन योर एग्जाम्स एज वेल। क्लियर? जो भी आप पढ़ते हो उसको एक बार आंख बंद करके रिवाइज जरूर करो। आंख बंद करके रिवाइज करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार जब आप आंख खोल के रिवाइज करते हो ना, तुम्हें लगता है अरे यार ये तो समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, और आप चीज़ों को स्किप करते हुए जाते हो। ठीक है, आपको लगता है हाँ हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, बट जैसे ही आप आंखें बंद करते हो ना, देन यू एक्चुअली नो कि क्या आपको आता तो सब है पर आपको याद कितना है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं हमेशा किया करती थी। सो आई थिंक दैट दिस पार्ट एक्चुअली टेल्स यू कि क्या वास्तव में आपको आता भी है कि नहीं आता। और अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो उसको आंख बंद करके रिवाइज करने की जगह पेपर्स पे लिखना स्टार्ट करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। देन हो सके अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हो, आपकी कंपनी अच्छी हो, जिनके साथ में आप एक फ्रेंडली वे में पढ़ते भी हो, खेलने कूदने के अलावा पढ़ाई भी बहुत फ्रेंडली और एक हेल्दी वे में करते हो, देन ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस केमिस्ट्री विद योर फ्रेंड्स। इससे केमिस्ट्री आपको बहुत लंबे टाइम तक बहुत अच्छे से याद होगी। कहते हैं ना कि ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, तो वो इसी चीज़ के लिए कहते हैं। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हो ना, तो आप उसकी और ज़्यादा गहराई तक जाते हो और ज़्यादा क्लैरिटी आती है आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर और ज़्यादा लंबे टाइम तक याद भी रहता है। ओके, और जब आप ये सब कुछ कर लेते हो, देन ऑलवेज मेक द फ्लैश कार्ड्स। अब भैया आप ये फ्लैश कार्ड्स किसके लिए बनाओगे? पूरी की पूरी हम एनसीईआरटी या पूरी की पूरी सभी कॉन्सेप्ट्स के लिए तो नहीं बना सकते। सो फ्लैश कार्ड शुड बी मेड फॉर द ट्रेंड्स, जो हम पढ़ते हैं ना, पीरियोडिक ट्रेंड्स, है ना, तो उन पीरियोडिक ट्रेंड्स के लिए आप यूज कर सकते हो फ्लैश कार्ड्स को। जो आप अलग अलग टाइप की जो सीरीज पढ़ते हो, है ना, उसके लिए, जैसे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, और या फिर इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल के लिए जो हम लोग सीरीज याद करते हैं, उसके लिए आप देख सकते हो। अगर कहीं पे कोई डेटा हो जो कि आपको याद रखना हो, तो उनके लिए भी आप फ्लैश कार्ड्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई फिगर गिवन हो, यहाँ पे आप फ्लैश कार्ड्स को यूज कर सकते हो। फिगर्स के लिए भी आप कर सकते हो, है ना, या फिर आपके कोई डायग्राम्स वगैरह ऐसा कुछ होता है, या कोई टेबल होती है, कोई फ्लो चार्ट्स होते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, और अगर इनमें से किसी चीज को याद करने में आपको दिक्कत होती है, ऑलवेज गो विद द टिप्स, ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। कुछ भी गलत नहीं है उनको याद करने में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा नहीं होती, या फिर अंडरस्टैंडिंग हो भी तो भी हमें उन चीजों को एज इट इज याद करना होता है। सो देयर टिप्स, ट्रिक्स एंड निमोनिक्स, दे प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। ओके, देन कमिंग ऑन टू द केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शंस को कैसे याद करें? सबसे पहले तो आप जो भी केमिकल रिएक्शंस आपके पास में हैं, उन सभी को चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करो। कहीं से भी कुछ भी रैंडमली मत पढ़ना स्टार्ट कर दो कि कहीं से कोई एक वीडियो उठाया या फिर कहीं से कुछ ऐसा उठाया कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द नेम रिएक्शन। यस, यू शुड डू दिस, बट व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस। जब तक आप पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट नहीं कर लेते अपनी तरफ से, नेवर एवर गो विद ऑल द रैंडम रिएक्शंस टुगेदर। ठीक है, चैप्टर वाइज रिएक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करो, उससे चीजें आपको ऑटोमेटिकली वहीं की वहीं याद होने लगेंगी। ठीक है, और जब एक बार आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, देन यू हैव समथिंग। अब आप क्या कर सकते हो कि उन सभी के जो भी खास खास रिएक्शंस हैं उनको नोट डाउन करो, तो आपके लिए पहली प्रोसेस जो है ना वो आपका काफी सिंपल हो जाएगा। देन जब भी आप कोई रिएक्शन को आपको सिर्फ रिवाइज करना होता है, तो रिवीजन आप किस तरह से करो, उसका क्या तो हम रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं और उससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और इन केस अगर मान लो उसका रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है
तो उसका रिएजेंट भी, ठीक है। आप यहाँ पे एक और एक यूज कर सकते हो, रिएजेंट। ये 3 चीजें होती हैं, दिस इज फॉर द रिविजन पार्ट। तो आप इस तरह से उनको रिवाइज करो, तो उससे भी आपका है ना एक दिमाग खुलेगा। क्योंकि हर बार क्या होता है कि हर बार अगर हम लोग पूरा एक स्टेप करते हैं ना, मैकेनिज्म के साथ में याद करते हैं, तो कई बार थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है याद करने में, क्योंकि एट लास्ट हमें समझ में नहीं आता कि इसमें याद क्या क्या रखना है। तो इसलिए जब भी आप एक पूरी रिएक्शन को उसके मैकेनिज्म के साथ में समझ लेते हो, देन ऑलवेज हाईलाइट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड द रिएजेंट पार्ट, ठीक है। जो भी रिएक्शंस आप स्टडी करते हो उनको रिलेट करने की कोशिश करो। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर मान लो कि आपको वुड्स रिएक्शन को याद करना है, फिटिक रिएक्शन को याद करना है, तो आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है। वी टेक द एल्काइल हैलाइड्स और उनसे हम क्या बनाते हैं, एल्केन्स प्रिपेयर करते हैं, है ना। ये जानते हो ना आप कि अगर हम वुड्स रिएक्शन की बात करें, ठीक है, तो उसमें हम क्या लेते हैं कि हम लोग एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, एक जैसे ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, बट लेते हैं एल्काइल हैलाइड्स है, और उसको हम ड्राई ईथर के अंदर ट्रीट करते हैं, ठीक है। किसके साथ, सोडियम के साथ। तो उससे हमें क्या मिल जाता है, RR मिल जाता है प्लस NaX मिल जाता है, यही होता है। अब अगर मुझे याद करनी है फिटिक रिएक्शन, तो मुझे पता है कि फिटिक रिएक्शन की मैं क्या कर लूंगी, यहाँ पे ARX लगा दूंगी, क्लियर। अगर मुझे यहीं पे वुड्स फिटिक रिएक्शन याद करनी है, तो मैं क्या करूंगी कि एक तो मैं इसमें एल्काइल हैलाइड ले लूंगी और दूसरा मैं इसमें अराइल हैलाइड ले लूंगी। तो देखो, सिर्फ आपने एक रिएक्शन को ध्यान रखा था, आपको ये पता है कि कोई भी ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी के अंदर जनरली वी ऑलवेज टेक द ड्राई ईथर, ठीक है। अब ये एक रिएक्शन को याद करने से सॉल्वेंट अंडरस्टूड है, आपको याद रहेगा अब आज के बाद। तो इस तरह से आपको 3 रिएक्शंस याद हो गई। सो ऑलवेज ट्राई टू रिलेट द रिएक्शंस। ऐसे ही जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेसिकली वो ग्रिग्नार्ड नहीं होता, वो ग्रिनियार्ड होता है, ओके। तो जो ग्रिनियार्ड रिएजेंट है उसको आप गिलमान्स रिएजेंट के साथ में रिलेट करके याद रख सकते हो। सो ऑलवेज ट्राई टू रिलेट द रिएक्शंस, उससे आपको रिएक्शंस ज्यादा सिंपली याद होंगी। यूज ट्रिक्स टू रिमेंबर द रिएक्शंस, ठीक है। अगर आपको कहीं पे लगता है कि जैसे कोई एक रिएक्शन है, आप उसको उसके नाम को उसके रिएक्टेंट से जोड़ सकते हो, या फिर उसके नाम को आप उसके प्रोडक्ट के साथ में जोड़ सकते हो, तो डू दैट, है ना। तो उससे आपको रिएक्शंस क्या है, याद रहेंगी, क्लियर। स्टडी सम टॉपिक्स सेपरेटली। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिनको कि आपको एक साथ मिक्सअप करके नहीं पढ़ना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज मैकेनिज्म, ठीक है। जब भी आप मैकेनिज्म को देखते हो ना, ऑलवेज ट्राई टू रीड देम सेपरेटली। पहले उनको पढ़ लो, उसके बाद में इन रिएक्शंस को जब आप देखोगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैकेनिज्म जरूर और जरूर देखो किसी भी रिएक्शन या फिर रिएजेंट के लिए, क्योंकि जैसे ही आप मैकेनिज्म को समझ लेते हो ना, तो रिएजेंट को का रोल आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। जब भी आप उस रिएजेंट को देखोगे, आपको ऑटोमेटिकली जो मैकेनिज्म है उसका आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रिवाइंड होने लग जाता है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली, ओके। देन कमिंग ऑन टू द केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूलाज के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है, पहले आप चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज बनाओ, ठीक है। एक जगह एक पेपर लो, पेन लो, और उसमें राइट डाउन करो जो जो भी आपके डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं वहाँ पे रिलेटेड। तो यहाँ पे वो केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज आपने लिखा। अगर आपको फिर भी याद नहीं होता है तो आप उसको वॉल पे प्लेस कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप उसको डेली एक रिविजन दो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे ना, तो आपको वैसे ही फॉर्मूलाज याद होने लग जाएंगे। जो भी समझ रहे हो ना, मैं कौन से केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, मैं यहाँ पे केमिकल फॉर्मूलाज की बात नहीं कर रही हूँ। मैं फॉर्मूला जैसे PV = NRT हो गया, है ना, इस तरह के जो फॉर्मूलाज है ना, इक्वेशन बेस्ड, इन फॉर्मूलाज की बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे K = A क्या है, अब आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, है ना, जो भी मैं लिख रही हूँ, क्योंकि आपने अगर उनको पढ़ रखा है, सो यू कैन एक्चुअली रिलेट देम। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब क्या होता है कई बार कि मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, पर अगर मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करूंगी, तो ऑटोमेटिकली मुझे याद हो जाएंगे, मुझे अलग से कोई एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। So you can do this part as well. Then finally we see the numerical problems. तो again इसके अंदर ये है, basically formulas को और numericals को है ना, आप एक दूसरे के साथ में vice versa ले सकते हो, ठीक है। अगर आप numericals ज़्यादा solve करोगे तो आपको formulas automatically याद हो जाएंगे। अगर आप formulas आपको याद होंगे ना, तो आप numerical ज़्यादा easily solve कर पाओगे। So इसमें भी आप यही है, chapter wise सबसे पहले formulas को write down करो और उनसे related numericals को solve करो। प्रैक्टिस डेली, ठीक है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो न्यूमेरिकल्स पे कमांड पाने के लिए हमेशा आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और कम से कम यार 2 से 5 क्वेश्चन तो डेली के सॉल्व करो। देन आई कैन गारंटी कि आपको न्यूमेरिकल्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी।
जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना उनको कभी भी स्किप मत करो, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, या जिस भी आप क्लास में हो, क्लास 11th में हो तो क्लास 11th में पहले किस तरह के एग्जाम्स पूछे गए, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑलवेज रिवाइज दैट। सैम्पल पेपर्स देखो, मॉक टेस्ट देखो, दे विल हेल्प यू। मॉक टेस्ट आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, सो दिस विल हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम। ठीक है, इससे होगा क्या, आप सोचोगे कि हमने प्रैक्टिस तो पहले ही कर ली थी तो मॉक टेस्ट की क्या जरूरत है। तो मॉक टेस्ट जो है ना आपको टाइम को मैनेज करने में हेल्प करेगा कि अगर आपके पास में 3 घंटे का टाइम है और लेट से आपके पास में 20 न्यूमेरिकल्स हैं या फिर 30 न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसको आपको कैसे डील करना है विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। क्लियर। न्यूमेरिकल्स को वही अगेन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, जितने आपके फॉर्मुलेज अच्छे से याद होंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन अ मोर ईजियर वे। ओके, तो ये कुछ आपके तरीके थे जो कि मैंने आपको बताया कि आप जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं किसके, हमारे केमिस्ट्री के, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी एंड केमिकल रिएक्शंस एंड फॉर्मूलाज, आप उनके साथ में डील करो। अब ये ऐसा नहीं है कि अब अगर आपके बिल्कुल ही एग्जाम सर पे आ गए हैं तो आप इन्हीं प्रैक्टिसेस को फॉलो करो, अब वो ज़रूरत भी नहीं है और अब उतना आपके पास टाइम भी नहीं है। सो नाउ दिस इज द टाइम कि आप चीज़ों को जितना हो सके, आपने जो पहले से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनको प्रिपेयर करो। सो दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि या तो जस्ट अभी क्लास 11th में आए हैं या फिर जस्ट अभी क्लास 12th में आएंगे। ओके, सो फॉर दो स्टूडेंट्स दिस इज द प्रैक्टिस यू कैन डू in order to learn chemistry in a more effective way, okay, and secure good marks in the chemistry exams. So basically even the chemistry itself says that no fear, okay, so nitrogen, this is nitrogen, oxygen, iron and argon, that itself says कि यार chemistry इतनी डरने वाली चीज़ नहीं है, उसके साथ में fun करो। एंड येस, केमिस्ट्री डिमांड्स द कंटिन्यूस प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा कंटिन्यूटी रखोगे, अगर केमिस्ट्री को आप 10 दिन के लिए छोड़ दो ना, सो अगेन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो डगमगाने लगेंगे। ठीक है, तो अगर आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हो, सो जस्ट डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कमांड आएगी केमिस्ट्री पे, एंड देन अल्टीमेटली यू विल बी फाइंडिंग द केमिस्ट्री एन एन्जॉयबल टॉपिक or enjoyable subject. Okay, so I hope that this would be helpful for you to study the chemistry, और ये जो chemistry का डर है ना आपके दिमाग से, इसको ये पूरी तरह से erase कर देगा. So with this I would like to end up my today's video. Thank you so much.